हेलो, मेरा नाम खालिद है और आज हम शुरू करेंगे मैथ्स कक्षा छठी प्रारंभिक आकारों को समझना। तो इसका आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो पहले रेखाखंड आपको पढ़ा गया होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा रेखाखंड कहलाती है। तो अब तुलना करते हैं। पहले ये होगी पहली रेखा, ये होगी दूसरी रेखा। देखिए, पहली रेखा जो है वो दूसरी रेखा के बराबर ऐसे लग रही है, लेकिन इसमें मतलब एरर, ये त्रुटि हो सकती है, मतलब कि ये हल्की सी बड़ी या छोटी हो सकती है इसके मुकाबले। ठीक है। हम देखकर तुलना नहीं कर सकते। हमें तुलना करने के लिए डिवाइडर या रूलर की जरूरत पड़ती है। रूलर मतलब स्केल, आपने पढ़ा होगा। तो अब इसका हम आंसर लिख देते हैं। ये मैंने उत्तर लिख दिया है। रेखाखंड की तुलना देखकर करने से त्रुटि हो सकती है, मतलब गलती हो सकती है, एरर आ सकती है। तो हमें रेखाखंड को रूलर से नापना है। नंबर 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो इसका आंसर लिखते हैं। पहले समझते हैं। ये हमारा है डिवाइडर, ये हमारा रूलर। तो इसमें कह रहा है डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है रूलर के मुकाबले। ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि जो डिवाइड होता है हमें सटीक माप प्रदान करता है। तो इसका आंसर लिखते हैं जल्दी से हम। तो ये रहा इसका आंसर। रूलर की जगह डिवाइडर का प्रयोग करना अच्छा होता है क्योंकि डिवाइडर सटीक माप देता है। आप लिख लेना इसका आंसर। अब आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। हमें एक रेखाखंड खींचनी है ए बी। तो जल्दी से खींचते हैं। जो ये हमारा ए बी, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए और बी के बीच में कोई बिंदु लेना है सी। तो मैं ए के पास थोड़ा सी खींच देता हूँ। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी सॉरी सी बी है। तो मैं लंबाई मापनी है। ठीक है। तो हम तो पहले ए सी की लंबाई माप लेते हैं। ए सी को मान लेते हैं हम ए सी, इसको मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। अब हमारा सी बी को मान लेते हैं हम सी बी, इसको मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। तो ए सी हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर और सी बी हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो जो ए बी है हमारी लाइन, ये हमें दो दो लाइनों से मिलकर बनी है, ए सी और सी बी। तो यही करना है। पहले साफ कर दूँ थोड़ा। पहले तीनों साथ को जमा कर देते हैं। हमारा बन गया 10। तो हमारी जो ए बी लाइन है वो हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, इस सवाल का उत्तर देते हैं। मैं ये थोड़ा पेन बदल लेता हूँ। ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। ठीक है। तो जो हमारा ए बी है ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं 10 बराबर ए सी है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ए सी की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस वो जो सी बी है हमारा, सी बी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब 10 की जगह 10 बराबर 3 + 7 कितने होते हैं हमारे 10। तो 10 बराबर 10 आ गया, मतलब ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, बराबर है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा हमारा, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये वो तो ईजी है ऐसा। तो ये जल्दी से करते हैं। तो इसमें कह रहा है ए बी है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर। ए सी 8 सेंटीमीटर। तो पहले ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं हम। तो ये ए बी, इसे मान लेते हैं हम ये है 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब हमारी बी से सी, बी सी, तो बी से सी तक को मिलाना है। तो ये हमारी बी, तो इसके बराबर सीध में एक लाइन खींच देंगे
इसे कह देंगे हम सी। तो बी सी हमारी 3 सेंटीमीटर, तो इसे लिख देंगे हम 3। ठीक है, तो अब हमारा कह रहा है ए से है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से सी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी बैठ रही है, 8 सेंटीमीटर। चेक करते हैं। ठीक है, ए बी है हमारा 5 और बी सी हमारा 3। तो 5 और 3 को प्लस करेंगे, हमारा बन जाएगा 8। तो बिल्कुल सही, ये हमें चेक करना था। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं से के बीच, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। तो 3 बिंदु यहाँ पे, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। तो इन तीनों में बीच में कौन है, तो बीच में हमारे क्या आ रहा है, बिंदु बी। इसका आंसर ये लिख दीजिए साफ साफ। वो थोड़ी लिखा नहीं जा रहा मुझसे, दोबारा लिखता हूँ मैं। एक सेकंड बस। ये सवाल बिंदु बी, ये होगी इसका आंसर। आप लिख लेना। आप पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। तो इसमें आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए, एक बार तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन सही पढ़ा है तो हमारा उत्तर भी हम सही दे सकते हैं। तो इसमें कह रहा है हमें सिर्फ जांच करनी है कि संलग्न जो आकृति है, हमें आकृति दिखा रखी है जो, इसमें जो एजी रेखाखंड है, ए से लेके जी तक की जो लाइन है, उसमें एक बिंदु है डी, वो बिल्कुल मध्य बिंदु, मतलब बिल्कुल बीच में है। तो ये हमें चेक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, सॉरी एक बार ढंग से मिट होते हैं। इसमें देखते हैं, पहले डी पे हल्का सा निशान लगा दें ताकि पता चले बीच में है। ठीक है, अब ए से लेके डी तक की लंबाई मापते हैं। ठीक है, नंबर पे ध्यान नहीं देना, बस हमें मापना है। पहले लिख देते हैं ए डी। तो ए से डी तक की लंबाई मापते हैं, क्योंकि 1 2 3। तो ए से डी तक की लंबाई हमारी 3। अब ऐसी है, अब जी से डी तक की लंबाई मापते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल साबित करना है कि डी बिल्कुल बीच में है। तो जी से लेके डी तक की लंबाई मापनी है हमें। तो जी से शुरू करते हैं, 1 2 3। तो ये भी 3 ही है हमारी, 3। तो अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम साबित कर सकें, ए जी और बीच में कहते हैं डी। तो इसमें कह रहा है ए से डी तक की लंबाई कितनी है हमारी, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। और जी से डी तक की, मतलब जी से लेके डी तक की लंबाई कितनी है, 3। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 3 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 3। तो मतलब जो डी बिंदु है वो बिल्कुल बीच में है। ये होगी हमारी जांच, मतलब ये इसका उत्तर है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। पहले एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, जैसे हमारा हमने एक रेखाखंड खींची ए सी, इसका एक बिंदु है बी जो ए सी को बिल्कुल बीच में से काटता है। जैसे ए सी हमारी 10 सेंटीमीटर, ए सी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु है बी जो ए सी को बीच में से काटता है। जैसे अब हो गई, मतलब ए से लेके बी तक की लाइन होगी हमारी 5 सेंटीमीटर, और बी से सी तक की लाइन होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम पूरे को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यही बात आपको समझानी थी कि जो ए सी रेखाखंड है उसमें एक बी बिंदु है जो बिल्कुल ए सी को बीच में से काटता है। तो अब पढ़ते हैं अब सवाल की ओर। तो दोबारा से पढ़ते हैं एक बार सवाल। बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। ऐसे ही सी, मतलब और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब जो ए बी सी डी हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है, मतलब ए बी सी डी के बराबर क्यों है।
तो ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया ए के बारे में तो हम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक बात कर रहा है, जहाँ ए बी सी और डी ए की रेखा पर स्थित है, मतलब ए की रेखाखंड पर स्थित है, तो हमें रेखाखंड कहते हैं ए। सबसे शुरू में ए है तो ए कह दिया, और सबसे अंत में डी है तो सबसे अंत में डी। अब बीच में बी और सी है, तो ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे रेखाखंड ए सी है, उसका मध्य बिंदु बी है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब ये कह रहा है सी रेखाखंड ए बी डी का मध्य बिंदु है। अब ऐसी एक रेखा है बी डी, उसका मध्य बिंदु सी है, मतलब सी बीच में है इसके। अब इसमें बताना है, बताइए ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो वह बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया ए बी जैसे 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो लिख देते हैं ए बी बराबर, क्योंकि एक बार दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में जाए। ए बी बराबर बी सी। जैसे ए बी का वजन 5 किलो है तो बी सी का वजन भी 5 किलो होगा। ठीक है, और बी सी बराबर सी डी, तो बी सी बराबर है किसके, सी डी के। अब जैसे ए बी का वजन कितना है 5 किलो, तो बी सी का वजन भी 5 किलो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। हाँ, बी सी का वजन कितना है 5 किलो, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के, तो सी डी का वजन 5 किलो होगा। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वजन कितना है 5 किलो, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वजन कितना है 5 किलो, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वजन कितना है 5 किलो, मतलब 5 5 पे है। तो यही ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के, तो ए बी सी डी के बराबर होगी, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तीनों का वजन 5 5 किलो है। तो ए बी बराबर सी डी, यही हमें साबित करना था, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी क्यों है, ये हमने साबित कर दिया। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 5 त्रिभुज खींचिए। हमें 5 त्रिभुज बनाने हैं और उनकी भुजाओं को मापिए, उनकी भुजाओं को मापना है। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो पहले एक बार प्रश्न समझ लेते हैं, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, दोबारा बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये हमने बना दिया एक त्रिभुज, तो इसकी दो भुजाओं का योग मान होता है जमा, इन दोनों को जोड़ के जो तीसरी भुजा होगी उससे सदैव बड़ा होगा। जैसे यह ए बी सी, मतलब ए बी प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा बी सी, ये हमेशा बड़ी होंगी तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा कौन सी है, ए सी। आपको पता है बड़ा कौन सा होता है, जिसकी तरफ मुंह खड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ चोंच होती है वो छोटा होता है। तो मतलब दो भुजाओं का योग, उनको जमा करके वो बड़ी हो जाएंगी तीसरी भुजा से। तो यही समझाना था। अब इसके उत्तर करते हैं, 5 त्रिभुज बनाते हैं, फिर उसके उत्तर करेंगे हम। ठीक है, पहला त्रिभुज करते हैं। पहला त्रिभुज ये रहा हमारा, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो पहली भुजा है हमारी ए सी, ए सी जमा दूसरी भुजा मान लेते हैं हम बी सी को, बी सी, और तीसरी भुजा है हमारी आली। तो दो भुजाओं का योग बड़ा होगा हमारी तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा हमारी है ए बी, ए सॉरी ए बी। तो चेक कर लेते हैं, ए सी कितना है, ए सी हमारा 3, तो 3 जमा बी सी है हमारा, बी सी है हमारा 4, क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब बड़ा का निशान लाएंगे, बड़ा का निशान इस तरफ, और ए बी कितनी है हमारी 5, तो इन्हें जोड़ते हैं, योग करते हैं इसका, 3 और 4 का योग कितना होता है हमारा 7,
और ये बड़ा का निशान और ये 5। तो यही क्या था कि जो दो भुजाओं का योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये पहला जो त्रिभुज था वो हो गया। अब करते हैं दूसरा दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज पहले यहाँ पे लाइन काट देते हैं, आप लिख लेना। अब इसका नाम लिखते हैं ABC। ठीक है, ये भी ऐसी करनी है। तो पहली भुजा हमारी AC, AC। दूसरे पेन से कर लेते हैं AC जमा दूसरी भुजा मान लेते हैं इसको AB। इन दोनों का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा है हमारी BC, BC। तो AC हमें दे रखा है 5 और AB दे रखा है हमें 6, जमा 6 और ये बड़ा का निशान, और फिर BC हमें दे रखा है 7। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 11। 11 बड़ा होता है हमारा 7 से। तो ये लिख दिया हमने कि दो भुजाओं का योग बड़ा होगा हमारी तीसरी भुजा से। योग हमारा पहला और दूसरा आप रोक के लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। 2 त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज रह गए। अब तीसरा त्रिभुज है ये हमारा। इसमें देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इसे करना कैसे है? तो इनमें से कोई सी भी दो भुजा ले लेना, नाम लिख देते हैं ABC। तो AB जमा BC, सॉरी बड़ा होगा किससे AC से। तो तीनों बराबर ऐसे तीनों में ऐसे लिख दिया मैंने 3 जमा 3 बड़ा। ठीक है, तो ऐसे बड़ा का निशान सही लगा देते हैं। 3 + 3 कितना हो गया हमारा 6। तो ये लिया हमारा, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। 3 3 3 तीनों बराबर थी, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया 3 3 3। तो दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, वही आ रहा है। दो भुजाओं को हमने जोड़ दिया 3 3 3 + 3, वो हमारे तीसरी भुजा से बड़ा है। अब करते हैं आगे। चौथा त्रिभुज हमारा यहाँ पे लाइन निकाल लेते हैं। ठीक है, चौथा त्रिभुज है। एक भुजा दे रखी है 10, दूसरी भुजा दे रखी है 10 और तीसरी भुजा है 5। आप कैसे लिख लेना, जैसे हमने लिख दिया पहली भुजा मान ली हमने याली को 10 को, और दूसरी भुजा मान ली हमने, चलो पहले एक बार इनके नाम लिख देते। नाम नहीं लिखे मैंने ABC। तो पहले भुजा मानते हैं ऊपर वाली को AB जमा दूसरी भुजा को जोड़ना, दूसरी भुजा मान लेते हैं AC को AC। दो भुजा बड़ी होंगी तीसरी भुजा मान लेते हैं हम BC, मतलब लास्ट वाली। तो AB हमारा है 10 10 जमा AC हमारा है 5 और तीसरी भुजा है हमारी 10। तो अब जोड़ते हैं 10 + 5 हमारे हो गए 15। 15 बड़ा होता है 10 से, जो कि हमारा आंसर नंबर 2, सॉरी आंसर नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं 5वां, लास्ट है ये। अब पहली ABC। ठीक है, इनके कोणों के नाम लीजिए। अब पहली भुजा मानेंगे हम AB को AB। अब दूसरी भुजा मान लेंगे हम AC को, सॉरी BC को BC। ये दोनों भुजा बड़ी होंगी तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा कौन सी हमारी AC। तो AC। ठीक है, AB कितना है हमारा 11 और BC हमारा, सॉरी प्लस नंबर से। ठीक है, हाँ BC कितना है हमारा 6। ये दोनों भुजा मिलके बड़ी होंगी किससे तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा हमारी 12। तो 11 और 6 कितना होता है हमारा, कितना 17। सही से लिख देते हैं 17। 17 बड़ा होता है हमारा 12 से। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये हो गया हमारे पांचों त्रिभुज। आप लिख लेना।
अगर आपको प्रश्नावली 5.2 करनी है तो मुझे आप लिख के बता देना कमेंट में, मैं वो करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।